जल्दी किसी चीज की जिद नहीं करता, लेकिन अगर किसी चीज की जिद किया तो पीछे पलटेगा नहीं है। पैसे को लेकर के कभी कोई ऐसा एक्साइटमेंट नहीं था, क्योंकि सपने बड़े थे। प्यार मोहब्बत के लिए कोई वक्त था ही नहीं। और उसी टाइम पर जब ये पहली फिल्म ही फ्लॉप हो गई, तो उस टाइम पे कैसा था रिएक्शन? अपनी फील्ड में क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। जिद ये भी थी कि भाई जब तक कुछ मिला ही नहीं तब तक मैं क्यों हार मानूं। जो चीजें उर्वशी में हैं उसका तो 10% भी मेरे अंदर उस तरीके की चीजें मैं नहीं कर पाता। वो चीज द काइंड ऑफ फैन फॉलोइंग शी हैज, यू नो, आप इंस्टा पे जाओ, जब बल्ला चलना शुरू होता है तो बॉल सिर्फ छक्के के लिए नहीं जाती, छक्के से भी कहीं दूर तक जाती है ना, स्टेडियम के भी उस पार निकल जाती है। कुछ भी हो सकता है अगर धोनी, यू नो, लंबदंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता, लंबदंड हो प्रचंड विमान सा है मारता, धोनी है भैया, धोनी है, धोनी है तो जीतो होनी है। तो बनारस की गलियों से कैसे सपनों की उड़ान उड़ी और कैसे वो बॉलीवुड तक पहुंची, आज सबके बारे में बात करेंगे उन्हीं से जो बनारस की गलियों से अपनी कई सारी ख्वाहिशों की पोटली लेकर के बॉलीवुड पहुंचे थे। स्वागत है विनीत आपका हमारे चैनल में। तो बताइए, धन्यवाद। कैसे सपनों के एक वो जो होता है ना कि बनारस में है और उसके बाद फिर मुंबई आना है, कई सारी चीज़ें रहती है, कई हेजिटेशन रहता है, क्या कुछ था जब आने से पहले दिमाग में, क्या कुछ चल रहा था? मैं तो, मेरे अंदर नहीं था हेजिटेशन, लेकिन मेरे आसपास जहाँ से मैं हूँ वहाँ उस परिवेश में कोई था नहीं जो मुंबई में हो और मतलब फिल्म इंडस्ट्री में हो, तो एकदम कुछ नया सा था सबके लिए। मैंने एक आध बार, क्योंकि बहुत पहले ही सोच लिया था मैंने यही करूँगा। कब ये I think I was 13-14 की एज रही होगी। 13-14 साल की उम्र में मेरे दिमाग में बैठ गया था कि यही वो काम है। मतलब मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है ये करने में, लेकिन ये नहीं पता था कि जाना कैसे, किसी को जानता नहीं था। तो एक आध बार ट्राई किया बता के, तो बिग नो मम्मी पापा की तरफ से। हाँ, मतलब फादर की तरफ से बिग नो, मम्मी का ऐसा कभी वो था नहीं। तो बिकॉज वो खुद मतलब गाना है ना, और उनको शादी के जितने संगीत के गाने होते सब याद रहते, पापा वो भी मदर। अच्छा, मम्मी। मतलब लोकगीत के कितने गाने उन्हें याद रहते, मैं खुद सरप्राइज होता था। पापा को जब आपने बताया था पापा को तो कुछ नहीं है सवाल, नहीं, उनको सिर्फ मैथमेटिक्स आती है। तो उन्होंने साफ बिग नो मना किया। मुझे समझ में आ गया कि भाई कुछ फिगर आउट करो, और तब से दिमाग में यही चलता था कि कैसे करके कुछ रास्ता बनाऊं और मुंबई जाऊं। तो पापा की तरफ जब आपने बोला कि एक्टिंग करनी है या फिर मुंबई का जो भी बोला, तो पापा की तरफ से नहीं आया था कि नहीं नहीं इसमें क्या करियर है, ये करियर में आओ, कुछ ऐसा पापा की तरफ से करियर एडवाइस आया था? मैं बोला ना, नो, पापा की तरफ से क्या कुछ करियर का एडवाइस आया था? उन्हीं की तरफ से ये था कि भाई तुम एक ऐसी दुनिया की बात कर रहे हो जिसके बारे में कुछ नहीं पता, आए बाएं दाएं हमें कुछ नहीं पता, ठीक। और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे उस समय। उसके पीछे उस समय तो नहीं समझ में आता था मुझे, अब चीजें सब समझ में आती हैं धीरे धीरे। हाँ, कि माँ बाप भला ही चाहते हैं बच्चे का, तो उनको ये था कि ये जिद्दी स्वभाव का है मेरा बेटा, है ना, बाप अपने बेटे को बहुत अच्छे समझता है। उनको ये था कि ये जिद्दी स्वभाव का बेटा है, जल्दी किसी चीज की जिद नहीं करता, लेकिन अगर किसी चीज की जिद किया तो पीछे पलटेगा नहीं है। तो ये स्वभाव उन्होंने नोटिस कर लिया फ्रॉम चाइल्डहुड। मुंबई में तो जब उनको ये लगता था कि अगर ये मुंबई गया और कुछ हुआ नहीं तो ये लौटेगा नहीं, उनको ये एक डर था। तो इसलिए वो इस रास्ते पे नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ूं, और मैंने तो जिद एक्चुअली मन में ठान ही ली थी, करूंगा तो यही करूंगा। आई वाज जस्ट फिगरिंग आउट ये कैसे करके मैं मुंबई जाऊं। तो फिर जब अब आप आ गए थे मुंबई, जो ये जिद वाला जो नेचर है वो कब तक ऐसा टिका रहा? वो तो अभी भी है, अभी भी है। इसके कारण वो जिद ही तो मेरी, मतलब मैं मानता हूँ कि स्ट्रेंथ है। और यूं ही किसी चीज के लिए जिद नहीं करता, तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी किसी भी बात पे मैं जिद करूं, वैसा नहीं। कोई एक लक्ष्य बनाता हूँ और वो मेरे मन में होता है और फिर उसकी जिद पकड़ लेता हूँ, पहली ये करना है।
अपॉर्चुनिटी कब मिली थी मुंबई में इतनी जिद करके जब आप आए? एक टैलेंट हंट था, तो वो टैलेंट हंट के लिए मैं आया। तभी मैंने एक प्ले देखा था NSD में, घासीराम कोतवाल। मैं भाग भाग के मेडिकल कॉलेज से NSD जाता था। अच्छा। तो वहाँ वो प्ले देखा था और मुझे वो एक तरीके से कुछ पीसेज ऐसा रफली याद थे। तो मैंने उसका अपना एक कुछ कहानी बनाई और ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हो गया। फिर फाइनल राउंड जब हुआ तो उसमें महेश मांजरेकर सर, ही वाज वन ऑफ द जजेस। उसके थोड़े ही पहले वास्तव आई थी उनकी फिल्म, तो उन्होंने देखा और ट्रॉफी दी। उन्होंने बोला मुझसे मिलो। मैं महेश सर से मिला। उन्होंने पूछा कि कहाँ रहते हो? मैं तो बनारस का रहने वाला हूँ। तो मुंबई में नहीं रहता? नहीं। बोले तो यहाँ इसी के लिए आया था? बोला हाँ, टैलेंट हंट के लिए आया था। बोले अच्छा। तो उन्होंने फोटोज वगैरह, बोली कोई फोटो वगैरह है तो दे दे। तो मेरे पास पासपोर्ट साइज की फोटो थी, निकाल के उसके पीछे नाम नंबर उसी के पीछे लिख के दे दिया। तो और वो याद है मुझे कि वो कमाल का वो था। ऐसे जमीन पे हम सारे बैठ गए थे, पूरी ऑफिस। यही आदर्श नगर में थी, आई थिंक 5 नंबर में थी। तो जो पहली आपको मिली थी रोल, पहली उन्होंने फिल्म, मतलब मैं उसके बाद घर गया बनारस। अच्छा। कि यहाँ से ट्रॉफी वगैरह जो भी प्राइज वगैरह मिली थी लेके गया। और मुझे लगता है 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ही कॉल आ गया। अच्छा, उसके सिलेक्शन हो गया। एक फिल्म कर रहा हूँ, आ जा। तो आया और ऐसे शुरू हुआ। फिर वो फिल्म चली नहीं। फिल्म थी पिता। अच्छा, मतलब मराठी फिल्म थी? हिंदी फिल्म। अच्छा, हिंदी फिल्म। संजय दत्त साहब, जैकी श्रॉफ सर, नंदिता दास, ओमपुरी साहब, मीता वशिष्ठ, काफी बड़े बड़े एक्टर्स थे। हाँ, बहुत बड़ी फिल्म थी। और उसके बाद फिर मेरे लिए तभी तो लगा था, जब पिता हुई तो लगा हो गया, अब सब हो जाए। अभी वही जब चीजें लगती है कि सब अब तो यहाँ से सब चीजें स्मूथली जाएगा, और उसी टाइम पर जब ये पहली फिल्म ही फ्लॉप हो गई, तो उस टाइम पे कैसा था रिएक्शन कि अभी सब चीज़ें कैसे फिर से वापस से ट्रैक पे लाना है? कुछ पता नहीं था एक्चुअली। मुझे तभी लगा भी था कि हो गया, और लगने के पीछे रीज़न ये था कि मुझे उस समय ज़्यादा चीज़ें कुछ पता ही नहीं थी। राइट। मतलब अभी मुझे कुछ नहीं पता था कैसे होती हैं चीज़ें, किस तरीके से चीज़ें फंक्शन करती हैं, क्या। बस मुझे काम मिल गया और अपना काम जो बताया गया वो करता चला गया। तो मुझे एक्चुअली ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी। बाद में धीरे धीरे सीखता गया, करता गया, फिर जहाँ जहाँ जो मौका मिला करता गया। पहली जो इस इंडस्ट्री में आने के बाद जब आपको पहला इसका सैलरी या फिर जो भी पैसे मिले थे, वो देखने के बाद कैसा एक्साइटमेंट था? और साथ ही अगर आप बताना चाहो तो कितना था? मुझे कोई मतलब उसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात ही नहीं। 35,000 मिले थे पिता के। हाँ, और पैसे को लेकर के कभी कोई ऐसा एक्साइटमेंट नहीं था, क्योंकि सपने बड़े थे। तो पूरा ध्यान, दिल, दिमाग उस सपने के साथ जुड़ा हुआ था। तो क्या आ रहा है, कहाँ जा रहा है, मुझे कुछ पता नहीं रहता था। मुझे बस ये था ये काम करना है, बाकी क्या आ रहा है क्या जा रहा है उसमें मेरा ज्यादा ध्यान न तब था न अब है। जब आप आए थे बॉलीवुड में, लाइक जब चीज़ें कुछ मालूम नहीं थी कि कैसे क्या काम करता है नहीं करता है, उस टाइम पे क्या एक ऐसा मोटिवेशन था जो सब चीज़ें मतलब बाय फ्लो सब चल रही है चीज़ें, क्या एक ऐसी मोटिवेशन लेकर के आप आए थे कि क्योंकि पैसे को तो लेकर के था नहीं कि जो दे दो बस मेरे को काम चाहिए? हाँ, सीधी सी चीज़ है। मेरा जो सपना था मैं उसके साथ मतलब गहराई से जुड़ा हुआ। तो कभी ये नहीं होता था कि ये नहीं करते हैं कुछ और करते हैं, ये होता नहीं था। अगर कहीं ब्रेक भी लगा है बीच में तो भी अंदर यही चलता था कि मैं कैसे करूं, क्योंकि जिस तरीके से मैं कर रहा हूं वैसे तो नहीं हो रहा है, तो कहीं मुझसे कुछ गलती हो रही है। मैं मेरे पिछली जर्नी को रिविजिट करता था,
और फिगर आउट करता था कि इसको और कैसे बेहतर करूं, क्या फिक्स करूं, और नया क्या एफर्ट डाल सकता हूं, और क्या रास्ते फिगर आउट कर सकता हूं। तो वैसे ही करता था और फिर वापस आ जाता था। चीजें मतलब वहीं से जहाँ से बिगड़ रही है वहां पे ट्राई करते हैं। जिद ये भी थी कि भाई जब तक कुछ मिला ही नहीं है तब तक मैं क्यों हार मान लूं। बिल्कुल। हाँ। लेकिन आप देखो कि बॉलीवुड में जो एक्टर्स का पे स्केल होता है, ठीक है, सबके अपने अपने हिसाब के रहते हैं, जैसे जिनका जैसा प्रोफाइल रहा उसके हिसाब से उनको पे किया जाता है। एक्चुअली में क्या किस हिसाब का इनका प्रोसेस रहता है कि इनको, क्योंकि बहुत बार देखने को मिलता है ना कि किसी का कैमियो भी है तो उन्हें जो एक्टर लीड में है उनसे ज़्यादा पे मिल रहा है, और जो लीड में है उनको, तो क्या प्रोसेस क्या रहता है बॉलीवुड का एक्चुअली पे करने का? ये चीज़ तो प्रोड्यूसर्स ही बताएंगे। बट एज एन एक्टर आपने अभी तक क्या? एज एन एक्टर तो मैं अपना काम करता हूँ और अपना काम करता हूँ बस। लेकिन एक होता है ना, चीज़ों में मैं नहीं पढ़ता जैसे जिसका चल रहा है। हाँ, मतलब बाकी चीज़ों में ज़्यादा नहीं पड़ता, और मेरी जो जिम्मेदारी है एज एन एक्टर उस पर ही ध्यान रहता है ज़्यादा, और बस उसको अच्छे से कर जाऊँ यही कोशिश रहती है। इनको क्या मिला, उनको क्या मिला, क्यों मिला, ना ये सोचने करने आया था इस शहर में, ना अभी भी सोचता हूँ ये सब। अगर कुछ सोचता हूँ तो यही सोचता हूँ कि मेरा जो किरदार है इसमें मैं एज एन एक्टर और क्या कर सकता हूँ। आई थिंक ये सबसे अच्छी बात है कि जब आप ये मनी माइंड हटा करके सीधा जो आपका कला है उस पर ध्यान दे रहे हो, तो आई थिंक उस टाइम पे इंसान फुली फोकस्ड हो जाता है। मैं आज आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं क्यों बात कर रहा हूँ? मेरे अकाउंट में कितने पैसे आए इस वजह से यहाँ हूँ, या मैं अपने काम में बेहतर हूँ इस वजह से यहाँ हूँ? बिल्कुल, आप बताइए। आर्ट बोलता है, बस वही है स्ट्रेंथ। बाकी हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो पैसे से जुड़ी हैं। आपकी जिंदगी पैसे से जुड़ी है, आपकी जिम्मेदारियां बहुत सारी ऐसी होती हैं जिसका निर्वहन पैसे से जुड़ा है। तो बहुत कुछ जीवन में पैसे से जुड़ा होता है, क्योंकि एक साइकिल जैसा है। आपका पैसा किसी के पास जाता है तो उनकी जिंदगी में जो उनकी जिम्मेदारियां हैं वो फुलफिल कर पाते हैं, फिर उनको भी किसी को देना है, फिर उनको भी किसी को देना है। इट्स अ साइकिल, चीजें चलती। तो सिर्फ उस पे फोकस करके उतना ही फोकस किया जाए जिससे अपनी जिंदगी चलती रहे और जो काम करना चाहते हैं वो काम कर सकें। बिल्कुल, ये एक मुझे लगता है कि सीक्रेट मंत्रा आज के एस्पायरिंग एक्टर को भी मिल चुका है कि एक्चुअली में बॉलीवुड में कैसे काम करना होता है, क्योंकि बहुत लोग ना यहाँ पर आकर के डाइवर्ट हो जाते हैं कि पैसे कमाना है या नाम कमाना है। डिपेंड नहीं, हर किसी की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। हो सकता है किसी की लाइफ में कुछ ऐसे अनुभव रहे हों, है ना, तो वो अनुभव कहीं ना कहीं आप कैसे डिसीजंस लेते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा चीज़ें वो उस पर डिपेंड करती हैं कि आपका अनुभव क्या रहा है जीवन को लेके, आप किस तरीके से जीवन को अपने देख रहे हैं। हर किसी की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, तो ज़रूरी नहीं है मैं जो कर रहा हूँ यही सही है, ये मेरे लिए सही है। तो हर किसी को उसके लिए क्या सही है कि खोजना पड़ता है। स्टार्टिंग डेज की बात करें तो जब फिल्म इंडस्ट्री में आपने सोचा था, कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो आपने एक्सप्लोर की उस टाइम पे स्टार्टिंग में कि नाम यहाँ से कमाते हैं, काम मिलेगा, ये प्रोफाइलिंग हो जाएगी, कौन कौन सी इंडस्ट्री थी उस टाइम पे? ऐसे नहीं सोचा था मुझे, हमेशा मैं बोला ना मेरा लक्ष्य वही था, काम। हाँ, मुझे ये करना है, एज एन एक्टर फंक्शन करना है। रास्ते बदल जाते हैं बीच बीच में कि अच्छा मैंने सोचा था कि ये पाथ लूंगा बट दिस पाथ इज नॉट वर्किंग फॉर मी, और फिर मैं फिगर आउट करता हूँ कि बाईपास क्या हो सकता है। तो बाईपास का मतलब मैं शॉर्टकट नहीं पकड़ता, हमेशा ये होता है कि ये पाथ जो मैंने चुना ये मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है, किसी और के लिए वर्क कर रहा है, मेरे लिए नहीं वर्क कर रहा है फॉर XYZ रीजन। तो अब क्या करूँ, ऐसा तो है नहीं लौट नहीं जाऊंगा। मैं फिगर आउट करता हूँ कि अच्छा ठीक है तो अब क्या करूँ। तो हमेशा पास्ट में जाके रिविजिट करता हूँ कि 3 महीने मैंने जो कोशिश की उसकी वजह से मैं कहाँ पहुँचा, और अगर मैं पहुँचा हूँ तो उसे कंटिन्यू करता हूँ और उसमें और क्या ऐड कर सकता हूँ वो सोचता हूँ। और अगर 3 महीने में कुछ नहीं हुआ तो फिर इत्मीनान से सोचता हूँ कि कहाँ गलतियाँ हो रही,
बिल्कुल। तो फिगर आउट करता हूँ कि क्या किया जाए, अब नया क्या किया जाए, अब नए तरीके से कैसे अप्रोच करूँ। तो ऐसे ही छोटे छोटे हिस्से जो है वो करते स्टेप बाय स्टेप से ही सारी चीजें क्लियर। बिल्कुल। और जो कमाल कर रहे हैं वो धमाल, हमें लगता है कि अभी और बैक टू बैक कई सारी चीजें हमें। वैसे अगर बात हो रही है कि मूवीज की, आपका फेवरेट जॉनर अगर बोला जाए तो वो कौन सा है? मैं एक्शन अच्छा लगता है, सोशल ड्रामा अच्छा लगता है, कॉमेडी करना चाहता हूँ बिकॉज मैं जॉइंट फैमिली में पला पड़ा और जॉइंट फैमिली में दिन भर मौज चलते रहती है, चलता रहे, लेग पुलिंग चलती रहे, हर कमरे में कुछ चल रहा हो। फिर जब बाद में बहुत सारा जीवन का हिस्सा हॉस्टल में बीता है और वहाँ भी ह्यूमर ही ह्यूमर है, भरा रहता है। फिर मैं बास्केटबॉल खेलता था, तो टीम गेम है, तो 12 तो प्लेयर होते थे, 2 स्टैंड बाय में होते थे, तो इतने लड़कियां इतने लड़के, तो इतनों की तो टीम रहती थी। मतलब मिनी में है तो 24 हो गए, फिर जूनियर की टीम में 24 हो गए। तो हमेशा एक होता है ना कि 50-60 लोगों का एक ऐसा रहता था दायरा जिसमें हम लोग तो मतलब हंसी मजाक मौज चलती है, गाना नाच लेग पुलिंग। अगर बोला जाए कॉमेडी किसी के साथ करना चाहो आप बॉलीवुड में, किसके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहोगे जिसके साथ आपको लगता है कि आपकी कॉमिक टाइमिंग एकदम सेट हो जाएगी? तो मैं परेश रावल सर के साथ, माय गॉड है ना, सो गुड, अक्षय कुमार सर के साथ, अगेन लेजेंड, है ना, कॉमेडी के स्पेस में कुछ करना चाहूंगा। बट हैं बहुत सारे लोग, रितेश देशमुख इज व्हाट अ फैंटास्टिक टाइमिंग ही हैज, है ना। तो हैं बहुत सारे लोग हैं जिनकी मतलब है कि कभी मौका मिला तो जरूर हमें भी ये नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। बात करें भोजपुरी इंडस्ट्री में भी आपने काम की है, हाँ, कैसा वहाँ का माहौल है, वहाँ की प्रोफेशनलिज्म और बॉलीवुड की क्या कुछ डिफरेंस आपको लगता है? भोजपुरी इंडस्ट्री में मेरे मतलब सर्वाइवल के दौर में एक सीरियल था, तो ये था कि चलो यार कर लेते हैं, ठीक, और उससे घर चल जाया करेगा हफ्ते में। तो उसकी शूट्स यहीं होते थे? हाँ, यहीं होते थे, अच्छा। मुंबई में तो 5 से 6 दिन की शूट होती थी महीने की, और उसमें पूरे महीने का मटेरियल निकल आता था 5 से 6 दिन की 5 से 6 दिन में पूरे महीने का? सीरियल्स में नॉर्मली ऐसे ही होता था। अच्छा। मैंने एक और डीडी के लिए भी एक सीरियल किया था, तो खोज खोज के करता था कि दोपहर में आएगा, कम लोग देखेंगे, है ना। दोपहर में आएगा, कम लोग देखेंगे, क्यों ऐसा? बिकॉज तभी ऐसा होता था कि आप टीवी कर रहे हो तो आपको फिल्मों में नहीं लिया जाएगा, वो दौर था। अच्छा, मतलब उतना कंसीडर नहीं करते थे, मतलब थोड़ा पार्शियलिटी किया जाता था उस टाइम पे टीवी। पार्शियलिटी शब्द नहीं बोलूंगा, आप ऐसे समझो कि उस समय ऐसा था कि टीवी के एक्टर्स बहुत ज्यादा फिल्मों में नहीं हो पाता। तो ऐसा एक इन जनरल सीनियर्स जो थे जिनसे मिलना होता, वो थे भाई अगर टीवी करेगा तो फुल टाइम फिर टीवी ही करना है, फिर फिल्में, अगर फिल्म है तो फिर भाई तू होल्ड कर, है ना। तो वैसा वाला था माहौल। तो मुझे ये बात बैठ गई थी कि यार अभी कैसे टीवी इतना ही करो जिससे घर चल जाए, है ना, कि सरवाइव करता रहूं। तो मैं खोज खोज के ऐसे सीरियल्स करता था जहाँ पे लीड न करूं, कैमियो टाइप का कुछ हो, 5-6 दिन किया और भाग लेता था, पैसे मिल गए, उससे 2 महीने सरवाइव कर लिया बस। तो एक डीडी पे एक शो आता था, वो मैंने किया, काफी किया, मुझे लगता है साल से ऊपर किया हूँ डीडी में। हाँ, फिर भोजपुरी का जो एक सीरियल था वो किया, उसके भी 70-80 एपिसोड कर डाले, उतने ही एपिसोड बने थे। तो कभी ये चीजें आई नहीं बॉलीवुड के काम के बीच में? नहीं, किसी को पता ही नहीं चला ना। और छुपा के रखी थी। नहीं, बताता भी नहीं था, और अगर किसी ने देखा भी तो मतलब ठीक ही काम होता था, तो ये नहीं लगता था, और लोग समझते थे कि क्यों कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा। समझ में तो वो आ ही जाता है।
और साथ ही अभी देखो कि जिस तरह से पहले की जो एक्टिंग जर्नी रहती थी एक्टर्स के, उनके स्ट्रगल्स होते थे कि ऑडिशंस बैक टू बैक देना है, सब चीज़ें चल रही। आजकल के जो एक्टर्स हैं जो अभी चाहते हैं बॉलीवुड में आना, वो ना थोड़ा उनका जो पेशेंस लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है कि 10 ऑडिशन दे दिया, अभी तो इसमें से 2 कभी नहीं आया, रिवर्ट तो ये वो। उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि इतना जल्दी जो गिव अप वाला अभी आ चुका है, चीजें मुझे तो लगता है कि नई जनरेशन, मतलब अगर मैं उनकी बात करूं जो 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल के हैं, बहुत सारी नई चीजें कर रहे हैं वो लोग, और बहुत इम्प्रेसिव तरीके से कर रहे हैं। हाँ, अपनी फील्ड में क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर ऐसा है। ओके, तो वहां पे अगर आप लंबा चलना चाहते हो तो एक ही चीज, पेशेंस इज द की, बैलेंस इज द की। यू हैव टू फिगर आउट कैसे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, कैमरे के पीछे आप बैठे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, सबकी लाइफ में कुछ अलग अलग चल रहा है, लेकिन चल रहा है। यू हैव टू फाइंड आउट द बैलेंस। आपकी जो क्रिएटिव अप्रोच है, जो ड्रीम है, आप फाइनेंशियली किस पोजीशन में हो, आप हेल्थ वाइज किस पोजीशन में हो, आपके घर की क्या जिम्मेदारियां हैं, और बाकी और XYZ जितनी भी चीज़, उसके बीच में एक बैलेंस फिगर आउट करो अगर टिके रहना है, क्योंकि वक्त लगेगा। तो एक बैलेंस फिगर आउट करो। सो बैलेंस एंड पेशेंस। बिल्कुल वही, कि कितना वक्त लगेगा आप जो पाना चाहते हो ये किसी को पता नहीं। बिल्कुल, जैसे आप अगर 10+2 का एग्जाम देते हैं तो आपको पता है भाई 1 साल में निकल जाएगा। अगर 11th में हो, 12th में आ गए तो 1 साल में 12th हो जाएगा, है ना। आप ग्रेजुएशन में हो तो अगर 3 साल का कोर्स है तो आपको पता है 3 साल में हो जाएगा मिनिमम। अब ये अलग चीज है कि आप वहाँ जो है खूटा गाड़ के बैठ गए तो ग्रेजुएशन 3 साल का आप 5 साल में कर रहे हो, कॉलेज की मौज जो है और लेनी है तो वो एक अलग चीज है। बट यहाँ क्या है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ यू डोंट नो, हो सकता है आपके बाद कोई आया हो और उसकी गाड़ी दौड़ पड़ी हो, चल पड़ी हो, नहीं दौड़ पड़ी। और मेरे को लगता है यहाँ से और वो स्ट्राइक करने लग जाता है कि मेरे बाद आया था और इस अभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज हर किसी का अपना प्रारब्ध है, हर किसी का अपना अपने कर्म हैं, इस जन्म के, पिछले जन्म के, किस जन्म के, हर किसी के अपनी ब्लेसिंग्स हैं, हर किसी की अपनी किस्मत है। और वो कहते हैं ना कि राइट टाइम राइट प्लेस, शायद वो राइट टाइम में राइट प्लेस पे आ गया हो कि जो कहानियाँ उस समय बन रही थी उस समय वो सही व्यक्ति से मिल गया, क्योंकि ये तो किसी को नहीं पता होता कि कौन देगा ब्रेक। आप तो सबके दरवाजे खटखटाते हो, बट आपने, हो सकता है आपने तीसरा ही दरवाजा खटखटाया और वहाँ आपके जैसा ही कोई खोजा जा रहा था। तो ये तो बिल्कुल प्रभु के ऊपर। इन सब के बीच में प्यार के मामले में कैसी रही है आपकी किस्मत? इतने स्ट्रगल्स चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था। प्यार के मामले में मतलब कुछ 6-7 साल जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था और यहाँ स्ट्रगल भी मेरा चल रहा था, तो उसमें तो मुझे ये पता नहीं था कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं असिस्ट करता था महेश मांजरेकर सर के साथ। मैंने उनके साथ 6-7 फिल्में की। मुझे लगता है 5-6 साल डायरेक्शन में रहा हूँ, और पढ़ाई भी मेरी चल रही थी, तो भाग के आता था यहाँ पे, एक शेड्यूल करता था। फिर लोग कि चलो यार थोड़ा ब्रेक लेते हैं, अलीबाग चलते हैं या गोवा चलते हैं, है ना, या थोड़ा सा अगले शेड्यूल में इतना टाइम है तो थोड़ा सा जो इतनी सारी मेहनत हुई है थोड़ा रिलैक्स करते हैं। मैं जैसे ही शेड्यूल खत्म होता था यहाँ आता था और भाग के मेडिकल कॉलेज जाता था, क्योंकि मेरा कोर्स छूटा हुआ। अच्छा। तो मुझे वो कवर करना है। हाँ, आप मेडिसिन कर रहे थे। हाँ, तो वो कवर करना है। तो 6-7 साल तो क्या चला जीवन में पता नहीं, प्यार मोहब्बत के लिए कोई वक्त था ही नहीं, लेकिन तो कभी तो आई। हाँ, लेकिन हमेशा जीवन में ना बहुत सारे ये भी अनुभव हुए। तो अब माय वाइफ रुचिरा, वी आर टुगेदर, मतलब शादी हमारी 2021 में हुई
लेकिन हम मिले 2013 में। वहाँ पे जगह बनी थी जहाँ पे आपने सोचा था कि मुंबई आनी है, वहीं से चल रही थी। अच्छा है, बहुत बढ़िया है, वेरी हैप्पी। स्ट्रगलिंग डेज में उनके तरफ से क्या कुछ सपोर्ट आता था? लाइक होता है ना एक इंसान के पास कि जब पूरे दिन का थका हो तो एक इंसान चाहिए होता है कि जिसको पूरे दिन का हाल बता सके। वो इस मामले में पता नहीं लकी रहा हूँ, मुझे सपोर्ट हमेशा रहा है। इमोशनल जो सपोर्ट होता है वो हमेशा मिला फैमिली की तरफ से। मेरा छोटा भाई कार्तिकेय, छोटी बहन मुक्ति और हमने मिलके मुक्काबाज लिखी। तो वहां से हमने एक तो होता है ना, दूसरी पारी आपकी शुरू हुई मुक्काबाज के बाद। और मुंबई आने के पहले जब मेरे जहन में ये आया था कि ये काम करना है, तब से वो मेरे साथ खड़े हैं। कभी वो पीछे नहीं हटे। दोनों घर में बाकी लोग भले इधर उधर हो जाएं, वो दोनों को भरोसा था कि भैया कर लेगा। है ना, एक ऐसा सपोर्ट लाइक जो होता है ना कि ब्लाइंड ट्रस्ट करता हो कि बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा। अगर आपके अंदर कोई विश्वास करे कि ये लड़का कर लेगा या ये लड़की कर लेगी, बस इतना ही बोलने वाला चाहिए कि बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। बस जब आप उस दौड़ के लिए निकल जाते हो तो अप डाउन शुरू होते हैं। There are so many days you are very low, you know, there is no hope. आपको पता नहीं चलता कि होगा भी या नहीं, सही रास्ते पे हूँ या नहीं। और फिर उस समय बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो थोड़ा और पुश कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे आपकी जिंदगी में अगर कोई ऐसा है जो आप में भरोसा रखता है, तो जरूरत नहीं है बोलने की, बस वो आपके साथ रहे, आपको पता चल जाता है ये है मेरे ड्रीम में ट्रस्ट रखता है। इट मीन्स अ लॉट। वहीं इन सब के बीच जब आपकी जर्नी चल रही थी, आपने धोनी के लिए भी गाना बनाया, वो एक इमोशनल जर्नी था या फिर एक फैन मोमेंट वाला टाइप से था? मैं महेंद्र सिंह धोनी को हमेशा से पसंद करता रहा और कमाल के क्रिकेटर हैं, इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। और बड़ी बड़ी सारी ट्रॉफियां लाके दी हैं उन्होंने देश को, बहुत सारी खुशियां दी हैं। तो वो जब ग्राउंड पे होते हैं, यही अपने आप में बड़ी बात होती है, राइट। और तो वो जो गाना था, बिकॉज और सिर्फ खिलाड़ी तो बहुत बड़े हैं, लेकिन व्यक्तित्व भी बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल, है ना। तो वो सब कहीं ना कहीं मिलके वो चीजें हुई। अभी मैं कल आ रहा था लखनऊ से, तो सुरेश रैना, हम लोगों की मुलाकात हुई। दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, धोनी और हाँ, और मतलब ऐसी मुलाकात हुई और ऐसी जमी हम लोगों की कि हम मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सुरेश रैना और मैं हम लोग पहली बार मिले। तो सुरेश भाई के साथ खूब सारी बातें हुई और फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। क्रिकेट पे खूब सारी बातें हुई, फिल्मों पे खूब सारी बातें हुई। लेकिन इन सब के बीच आप देखो ना कि अभी जिस तरह से आईपीएल में धोनी परफॉर्म कर रहे हैं, तो कभी होता है कि कभी आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कभी आपसे ख़राब परफॉर्मेंस भी हो जाता है। लेकिन जब ख़राब होता है तो धोनी उतने ही ट्रोल हो जाते हैं जितना उनको उस टाइम पे फेम मिला होता है। आपको क्या लगता है कि जब लोग ऐसा सोचते हैं किसी अपने लेजेंड से कि भाई ये तो ऐसा परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन फिर अब ये ऐसा करते हैं, एक मैजिक वो लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि ये ऐसा ही करना चाहिए, ये गलत कैसे कर सकता है? तो आपको क्या लगता है कि ये वैलिड है कि हाँ, वो अगर इतना आपको कर रहे हैं तो वो उतना एक्सपेक्टेशन उस लेवल तक जाना चाहिए? जो डिलीवर करता है ना, लोग उम्मीद भी उसी से करते हैं। बिल्कुल राइट। तो उन्होंने इतना डिलीवर किया है ना, इतना देश को इतनी बार खुशियां दी हैं, इतने कठिन मोमेंट से मैच को जिता के दिया है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन स्वाभाविक है। क्योंकि वो लाइन भी है ना कि एक था जो विकेट के पीछे से पूरा मैच बदल देता था। हाँ, तो वो तो मतलब महेंद्र सिंह धोनी जब होते हैं ना, ये लगता है भाई हो सकता है जादू। कुछ जब भी हो बल्ला सकता है। चलना शुरू होता है तो बॉल सिर्फ
छक्के के लिए नहीं जाती, छक्के से भी कहीं दूर तक जाती है ना, स्टेडियम के भी उस पार निकल जाती है। कुछ भी हो सकता है अगर धोनी यू नो कि बॉल जाती है जिस स्पीड से वो मारते हैं ना, तो जिस स्पीड से बाउंड्री के बाहर जाती है वो स्पीड बहुत कुछ कहती है। तो ऐसा लगता है कि भाई कुछ भी हो सकता है। आप देखें बहुत सारे मैचेस जो टफ सिचुएशन में रहे हैं, वहां से मैच को जिता के दिया सो मेनी टाइम्स, बहुत बार। तो मैं तो भाई मतलब आई एम लाइक ह्यूज फैन ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। 2 लाइन उनका तो इस बात पे बनता है, आईपीएल भी चल रहा है, 2 लाइन तो बनता है। हाँ, ये उनके व्यक्तित्व को ध्यान में रख के लिखा था। और ये सुरेश रैना को भी कल हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने सुना है गाना और उनको बहुत पसंद भी आया। खैर, क्रिकेट को हिंदी में बोलते हैं लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता। तो मुझे ये एफएम पे क्विज चल रही थी, तो जब ये आया मतलब यार कि ये कुछ मजेदार है। और महेंद्र सिंह धोनी जहन में हमेशा, तो वो पूरा व्यक्तित्व उनका ध्यान में रख के लिखा। लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता, लंब दंड हो प्रचंड विमान सा है मारता, धोनी है रे भैया धोनी है, धोनी है तो जीत होनी है, धोनी है रे भैया धोनी है, धोनी है तो जीत होनी है। शांत चित्त हर परिस्थिति में जो खड़ा रहे, हर धरा पे अंगद के पांव सा अड़ा रहे, नीतियों के जोड़ तोड़ हर घड़ी विचारता, मौके पे तरकश से राम बाण मारता, गोल पिंड हुर्र हर दिशा में देखो उड़ चली, लंब दंड है गदा सभाजता महाबली, हर हवा को काटता है संकटों को छांटता है, प्रतिद्वंदी के हृदय में मच गई है खलबली। ओह माय गॉड। धोनी है रे भैया धोनी है, धोनी है तो जीत होनी है। बहुत बढ़िया। मुझे तो लग रहा है कि अगर धोनी भी ये ऑन ग्राउंड सुन लिया ना तो उनका भी कमबैक जो अभी तक रुका हुआ है आईपीएल में जो देखने को मिल रहा है वो भी आ जाएगा, जिस हिसाब से ये मंत्र टाइप से लगता है एक्चुअली। हमने आपको देखा था उर्वशी के साथ भी घुसपैठिया में, ट्रेलर लॉन्च में भी काफ़ी अच्छा शानदार था। उनके साथ काम करना कैसा रहा? क्योंकि बेसिकली उनका जो इमेज हमें देखने को मिलता है काफ़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड दिखती हैं। आपको उनका एक्चुअल इमेज लाइक आपने उनके साथ काफ़ी काम भी किया है, तो आपको कैसा उनका लगा, पर्सनालिटी कैसा है एक्चुअली? मैं एज एन एक्टर काम करता हूँ और एज अ ह्यूमन बीइंग मैं हमेशा ऐसे देखता हूँ, हर इंसान की अपनी जर्नी है। आप किसी भी इंसान की जर्नी को देखिए, मैंने क्या अपने जीवन में, जो मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने क्या अनुभव किया वो कुछ अलग होता है, आपने अपने जीवन में क्या अनुभव किया कुछ अलग होता है। तो उर्वशी के जीवन के अनुभव क्या हैं उसके बारे में मैं इतना नहीं जानता, ठीक है। तो इसलिए मैं हर व्यक्ति की इस मामले में कभी भी जब भी ये बात आती है उस पर मैं कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं बनाता। नहीं मतलब बस ऐसे कि लाइक आपने उनके साथ काम किया तो आपको उनकी कैसी पर्सनालिटी लगी? हाँ, बहुत बढ़िया था। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जो चीज़ें उर्वशी में हैं उसका तो 10% भी मेरे अंदर उस तरीके की चीज़ें मैं नहीं कर पाता वो चीज़ें। द काइंड ऑफ फैन फॉलोइंग शी हैज़, यू नो, आप इंस्टा पे जाओ और जाके देख लो, तो मैं तो उसके कहीं करीब नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि पहाड़ के नीचे ऊंट आके खड़ा हो गया, तो इतना फर्क इस मामले में मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी कि यहाँ पे सबका अपने अपने लाइक टैलेंट के बेसिस पे सब कोई के, मैं वही बोल रहा हूँ। एंड शी इज फैंटास्टिक डांसर। उर्वशी के साथ आप मुझे डांस कराओ तो मुझे भागना पड़ेगा। अभी जाट में एक गाना मैंने किया है ना, तो ठीक है वो अच्छा हुआ। एक ही रात में, मतलब मेरे पास एक रात का ही वक्त था, मेरे दूसरी चीजें चल रही थी, तो मतलब कमाल है। अच्छा, अभी हाल ही में वंडरफुल डांसर। हाँ, डांसर तो बहुत अच्छी हैं और सुंदर भी काफी हैं बेशक। और हाल ही में उन्होंने एक बताया था कि उनके नाम का उर्वशी मंदिर है उत्तराखंड में। आपने सुना है उनके बारे में? मैंने ये सब नहीं सुना। उर्वशी मंदिर, मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, मैं अपने ही काम में रमा हुआ हूँ तो बहुत सारी चीजें मुझे नहीं पता रहती। बिल्कुल। साथ ही बात करें छावा की, या फिर अभी मूवी आई जाट,
ये सारी जब मूवीज़ बनती है, जब किसी के ऊपर बनाई जाती है या फिर किसी के इमोशंस के ऊपर रहते हैं, तो उस टाइम मेकर्स का क्या कुछ सेंटर रहता है कि ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है? मेकर्स की तरफ से क्या कुछ चीज़ें चलती है उस टाइम पे? ये तो मेकर्स ही बताएंगे। आप लोग को एज एन एक्टर क्या कुछ एडवाइस दिया जाता है वहाँ पे? स्क्रिप्ट दी जाती है, जो मेरा किरदार है वो ब्रीफ मिलता है और कहानी की ब्रीफ दी जाती है। मैं डायरेक्टर पे, प्रोड्यूसर पे ट्रस्ट करके काम करता हूँ। और छावा में तो मतलब बहुत कुछ करना था। लाठी चलाना भी सीखा, तलवार चलानी भी सीखी, भाला चलाना भी सीखा, घोड़ा चलाना भी सीखा, ग्रुप के साथ मिलके फाइट करना भी सीखा। तो उसमें पूरा दिन चला जाता है। अभी फिर अपना जो किरदार है, बहुत सारी पोएट्री पढ़ी, क्योंकि मेरा जो किरदार है कवि कलश जी का, ऑलमोस्ट बहुत सारे सीन में पोएट्री में बात करते हैं। तो फिर बहुत सारी पोएट्री एक्सप्लोर की लाइफ में। राइटिंग भी आपका तो सारा ध्यान इन सारी चीज़ों में रहता है। साथ ही अभी तक आपने जितनी मूवीज की है उसमें से आपका पसंदीदा डायलॉग कौन सा है? मुक्काबाज का एंड छावा का, ऑब्वियसली छावा का। तो मतलब छोटे छोटे बच्चे भी आके वो सुनाते हैं, मैं सुनता हूँ। तो ये बहुत ही मतलब स्पेशल फीलिंग है कि एक बच्चा जिसकी उम्र 5-6 साल है, वो ऐसे 4 साल का बच्चा, वो आके बोलते हैं, आती गोले तोप तलवालें फौत तेरी साली है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अभी सब पे भारे। तो मतलब जब एक छोटा बच्चा इस जो अभी पूरी तरीके से बोल नहीं पाता, तो इट्स सो स्पेशल। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि पोएट्री के थ्रू बच्चों के दिल में जगह बन जाएगी। बिल्कुल। बच्चे आते हैं, मैं बहुत प्यार से मिलता हूँ, क्योंकि उनकी जो इनोसेंस है ना, वो खुल के सारी चीजें सामने रख देते। तो फिल्म ने, किरदार ने कैसे टच किया है। और मुक्काबाज का वो जो फादर के साथ सीन है ना, और फिर वो जो अपने सीन बॉस के साथ जो सीन है ऑफिस में, ये पता है ना कौन है हम? माइक टायसन है उत्तर प्रदेश के। एक तो दर्द ये तो यही वो आ जाता है यूपी वाला कहीं ना कहीं। एंड अभी रिसेंटली ये जो सुपरवाइजर मालेगांव में बहुत पसंद किया जा रहा है। राइटर बाप होता है, राइटर एक्चुअली राइटर तो बाप होता है। राइटर। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से अभी तक हमने जितने वेरिएशन देखे उसे कहीं और ज़्यादा आपके और भी काम आए, और भी वेरिएशंस विनीत के हमें देखने को मिले। और जो जो छुपे टैलेंट है अभी तक तो हमने देख लिया है, राइटिंग, पोएम, गाने भी बना रहे हैं, और क्या क्या छुपा टैलेंट है सारी चीज़ें जो भी है। अभी हमें लगता है कि जल्द ही आप हमें और भी अपनी ऐसे सरप्राइज करते रहो अपने टैलेंट से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू एक्चुअली।